सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि 2024 का है। और इसका हम लोग एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन मतलब कि एकदम A to Z सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं अपने सॉल्यूशंस को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। बोल रहा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट्स आर देयर। देखो, जो हमारे बेस एसआई यूनिट्स होते हैं ना, बेस एसआई यूनिट्स को हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये पेन जो है ना, ये सही से चलता नहीं है। हाँ, तो बेस एसआई यूनिट को हम लोग कौन सा यूनिट कहते हैं? इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं आप सबको पता होगा। फंडामेंटल यूनिट बेसिकली 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब ये जो 7 होते हैं कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। एक होता है लेंथ, है ना, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, ठीक है, फिर एक होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, है कि नहीं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है भाई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद होता है आपका करंट, और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इन सब का यूनिट आपको पता ही होगा, है ना, पता है ना। देखो, लेंथ का क्या होता है? लेंथ का मीटर हो जाता है, सबको पता होगा। मास का क्या होता है? केजी हो जाता है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड हो जाता है, ठीक। टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का केल्विन हो जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो जाता है। बस मैं एक रिकॉल करा रहा हूँ। करंट का क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाता है? मोल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने क्या होते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट ईयर में कितना, मतलब आपका डिस्टेंस होता है। यहाँ देखो मीटर, सेंटीमीटर सब कुछ है, तो इसको ध्यान से एकदम समझना है कि भैया एक लाइट ईयर में कितना होता है। तो देखो, एक लाइट ईयर में कितना होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लाइट ईयर बेसिकली क्या है? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, मतलब ये किसको बताता है। तो लाइट ईयर बेसिकली किसको बताता है? सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस को बताता है। किसे बताता है भाई? ये डिस्टेंस को बताता है। ओके, अब अगर मान लो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो भाई साहब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होना चाहिए? डिस्टेंस का फार्मूला होना चाहिए स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होना चाहिए? स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। तो हमें किसका पूछ रहा है? लाइट ईयर बोल रहा है, लाइट ईयर बोल रहा है। तो लाइट का स्पीड कितना हो गया? लाइट का स्पीड हो गया यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये थोड़ा सा जो मेरा मार्कर है ना, ये थोड़ा ब्लिंक करता है, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ी देर बाद ये सारा चीज़ सही आ जाएगा। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड। अब रहा बात यहाँ टाइम का, तो टाइम अपने पास कितना है भैया? टाइम है अपने पास 1 ईयर का, ठीक है। लेकिन हम इसको 1 ईयर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सेकेंड है, यहाँ ईयर है। तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे ईयर को सेकेंड में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज होगा? देखो इस चीज़ को एकदम ध्यान से। सबसे पहले तो ये हो गया 3 × 10⁸, आई थिंक थोड़ा गलत टाइप, हाँ गलत लिखा गया। तो देखो इस चीज़ को हो, हाँ देखो क्या है, 3 × 10⁸, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 ईयर से। तो 1 ईयर में कितना दिन होता है? मान के चलते हैं 365 होता ही है, तो 365 हो गया। अब बताओ एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा होता है। अब घंटे को मिनट में चेंज करो, तो 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। अब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करोगे, तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? आपके सामने आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, है ना। क्या आएगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर डी है ऐसा, ठीक है। अब एक चीज़ इससे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि मान लो आपसे पूछ सकता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1 AU में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है? तो इसमें होता है आपका 1.5 × 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 10⁻11 मीटर। तो 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि एक लाइट ईयर में, क्या पूछ सकता है कि भाई एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा? तो एक लाइट ईयर में होता है 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो। एक लाइट ईयर में कितना होता है? 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे भी आ सकता है कि 1 पार्सिक में
1 पैरसेक में कितना मीटर होता है, 1 पैरसेक में कितना मीटर होता है, तो बताओ 1 पैरसेक में होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, थोड़ी देर में ये आ जाएगा, क्या होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, तो आपने देखा, आपको मैंने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया, फिर मैंने ये भी बताया कि एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, फिर एक पैरसेक में कितना मीटर होता है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि एक पैरसेक में कितना लाइट ईयर होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 1 पैरसेक में कितना लाइट ईयर होता है, वो होता है 3.26 लाइट ईयर, है ना। मेरे बातों को सुनते चलो, थोड़ी देर में ये स्क्रीन पे आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कितना होता है 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर यहाँ पे होता है। अब आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा कौन है, तो देखो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा होता है पैरसेक। ठीक है, फिर उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है लाइट ईयर, फिर उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए कि एक लाइट ईयर में कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है, एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 1 पैरसेक में कितना मीटर होता है और 1 पैरसेक में कितना लाइट ईयर होता है, कौन सबसे बड़ा है, पैरसेक बड़ा है, लाइट ईयर बड़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है भाई, पैरसेक। तो इधर यहाँ इस पार्ट से जितना भी क्वेश्चन बनेगा लगभग मैंने सब आपको डील कर दिया। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फार्मूला देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू Gm1m2/r², ये होता है ना, ये हमारे पास में फार्मूला होता है F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। अब हमें G का यूनिट निकालना है, किसका निकालना है, G का। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू देखो ये r² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा FR² और नीचे आ जाएगा डिवाइड में m1 इंटू m2। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका डायमेंशन बनाना है, तो भाई डायमेंशन कैसे बनेगा, फोर्स का डायमेंशन डाल दो mlt-2, r एक तरह का लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन l हो गया, और मास का डायमेंशन m हो गया, इसका भी m हो गया। तो बस डायमेंशन डाल दो, देखो आ जाएगा। आपका यूनिट भी पूछ सकता है, अभी डायमेंशन पूछा, मैं भी यूनिट पूछ दे तो यूनिट भी सेम वैसे ही, फोर्स का यूनिट डाल देना न्यूटन, r यानी कि मीटर स्क्वायर और नीचे kg डाल देना, है ना। तो देखो कैसे बनेगा, फोर्स का हम लोग डायमेंशन डालते हैं, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL(T⁻⁻²), दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। उसके बाद r² का डायमेंशन क्या हो जाएगा, r² का डायमेंशन यानी कि l²। ओके, ये हो गया। अब नीचे देखो भाई, नीचे क्या है, नीचे है m1 m2, तो m1 m2 यानी कि मास है, तो यहाँ पे इसका हो गया मास। ठीक है, अब उसके बाद एक और के लिए भी मास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 मास हो गया। अब देखो एक मास और एक मास नीचे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक मास यहाँ से हम कैंसिल कर दिए। अब देखो ये l पे पावर 1 है और यहाँ l पे पावर 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l पे पावर 3 आ जाएगा, और नीचे से जो मास है ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल इसका क्या आएगा डायमेंशन, ओवरऑल इसका डायमेंशन आएगा m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे दो कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है किसमें भाई, स्ट्रेट लाइन में। ठीक, मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 एंड v2, ये दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं, v1 और v2 से, फॉर सम टाइम। तो बोल रहा है बताइए नेक्स्ट इक्वल टाइम में, ये लाइन को ध्यान से समझो, नेक्स्ट इक्वल टाइम में इनकी एवरेज वेलोसिटी की क्या फॉर्मूला बनेगा। तो देखो यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, पहला केस क्या बनता है, पहले उसको हम लोग समझते हैं। पहला केस बनता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या मूव करेगा, इक्वल डिस्टेंस, ध्यान से समझना, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन वेलोसिटी कैसा है, डिफरेंट है, डिफरेंट वेलोसिटी, मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक, पहला केस ये बना। और दूसरा केस क्या बनता है कि वो उसका जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल टाइम इंटरवल होगा लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस इक्वल टाइम इंटरवल रहना चाहिए। ठीक है, इक्वल, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना क्योंकि अभी आपका सेकेंड केस से क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट केस से नहीं। तो फर्स्ट केस से क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप आंसर दे दोगे। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए। अब इसको मैं समझाऊंगा अभी बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट करके। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, है ना भाई। तो इसका वेलोसिटी डिफरेंट होगा। ये कभी कभी रुक रुक कैसे चलता है ना, क्या ही बोले। तो देखो
ऑब्जेक्ट मूव करेगा इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इक्वल डिस्टेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का क्या है, इक्वल है। जैसे मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन किसी रास्ते से ऐसे गया और फिर उसी रास्ते पे वापस आ गया, ठीक है। तो जाते वक्त सपोज दैट मान लेते हैं, देखो डिस्टेंस इसमें क्या हुआ, यहाँ से यहाँ अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ से यहाँ गया, जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम हो गया, तो इक्वल डिस्टेंस हो गया ना। लेकिन जाया गया वो v1 वेलोसिटी से और आया वो v2 वेलोसिटी से। मान लो जाते समय जो रास्ता था वो थोड़ा सा चढ़ाव टाइप का था, मतलब ऊपर जाने वाला, तो उसका वेलोसिटी थोड़ा कम हो गया, और आते समय वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो भाई इक्वल ही किया ना वो कवर। तो पहला केस ये बन गया। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। मतलब कोई भी डिस्टेंस है, कैसा भी डिस्टेंस है, टाइम सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है। मान लो जैसे ये वाला है, ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस इतना छोटा है और ये वाला डिस्टेंस इतना बड़ा है, तो इसमें डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो टाइम लग रहा है, यहाँ पे भी टाइम t लग रहा है, सॉरी ये वाला टाइम भी क्या लग रहा है, t लग रहा है, और यहाँ भी टाइम t लग रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी अलग है v1 और इसका वेलोसिटी अलग है v2। तो दोनों का अलग अलग केस है। तो इस केस में जब इक्वल डिस्टेंस रहे, डिफरेंट वेलोसिटी रहे, तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला आता है। देखो कहीं दिया होगा, हाँ देखो ऊपर वाला जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो आता है, ठीक है। लेकिन जब इक्वल टाइम इंटरवल रहे, अलग वेलोसिटी के साथ रहे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आता है। तो देखो यहाँ क्या है, इक्वल टाइम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इक्वल टाइम। तो इक्वल टाइम से ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्या है, इक्वल टाइम है। तो इक्वल टाइम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम हम और खाएंगे आप लोग को, और इस चीज़ को करके दिखाएंगे कैसे। तो देखो वी एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल लो, टोटल डिस्टेंस बोल लो। तो देखो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी डी मान लेते हैं, और बाद वाला जो डिस्टेंस है वो भी डी मान लेते हैं, डी प्लस डी हो गया। और टाइम लगता है, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम लोग स्पीड वाला फॉर्मूला को याद करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता था। तो अगर हम टाइम निकालें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय v1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस बाय v2, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है ना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, टोटल टाइम। तो मान लेते हैं जाने का जो टाइम लगा वो t1 टाइम लगा और आने का टाइम t2 लगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो t1 के लिए d बाई v1 हो गया और t2 के लिए d बाई v2 हो गया। अब सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे सिंपली सोच लो, ऊपर में हो गया 2d और नीचे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा कॉमन, तो नीचे आ गया d कॉमन, तो ये बन गया 1 बाई v1 और यहाँ बन गया 1 बाई v2, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये d और d कैंसिल हो गया, ठीक है, ध्यान समझना। और ये 1 बाई v1 बाई 1 बाई v2 जो है, इनको अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे होगा v1 इंटू v2 और ऊपर होगा v2 प्लस v1। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या ये ऑप्शन नंबर ए के जैसा आएगा, देख लो क्या ऑप्शन नंबर ए के जैसा आएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे नीचे से ऊपर जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि इक्वल डिस्टेंस रहे, क्या रहे, इक्वल डिस्टेंस रहे और वेलोसिटी क्या रहे, डिफरेंट रहे, तो कौन सा हिट करोगे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। और जब डिफरेंट वेलोसिटी रहे और टाइम इंटरवल सेम रहे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। और ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यही आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। ये मैंने अपने क्लास नोट्स में कराया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 ना नहीं 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर कह रहा है कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, बोल रहा है कि कोई भी ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, और उसमें जो टॉप पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके का होता है, प्रोजेक्टाइल का कोई ट्रेजेक्ट्री जो होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ से ऐसे मान लो ये ऐसे ट्रेजेक्ट्री कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्टाइल बना रहा है ना, ऐसे ही होता है। थोड़ा मेरा डायग्राम पे नहीं जाएंगे आप लोग, है ना, थोड़ा ख़राब डायग्राम बन जाता है कोई। तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री कर रहा है, तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो v होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एट मैक्सिमम हाइट, ये कैसा हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो हमारा v है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पे एक्सीलरेशन थोड़ी ना 0 होगा, एक्सीलरेशन हमारा g के बराबर होगा। अब देखो जब ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन हमारा किसके, माइनस ऑफ g लेते हैं हम लोग, ऐसा टेकन करते हैं, और जब नीचे आएगा तो एक्सीलरेशन किसके लेते हैं, प्लस ऑफ g लेते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री,
टॉप रहे बॉटम रहे कहीं से कहीं भी रहे, मतलब इधर पूछ दे इधर पूछ दे कहीं पूछ दे, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एक्सेलरेशन क्या होगा। भाई वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री जो भी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है किसकी वजह से हो रहा है, केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। सो दैट्स वाई इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। ओके चलो अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द, बोल रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, इनवर्ड रेडियस, आउटवर्ड रेडियस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो समझिए सब पहले ध्यान समझिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। देखो मान लो कोई चीज़ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, सपोज दैट थोड़ा सर्कल, हाँ बन गया, थोड़ा सर्कल पे आप लोग ध्यान देंगे, है ना, थोड़ा सा कर्व बन जाता है कभी कभी। तो देखो मान लो हमारे सामने ऐसा सर्कल है, ठीक, अब ये जो सर्कल है इसका मान लेते कुछ रेडियस आर होगा, ठीक। अब ये जो चीज़ है ये ऐसे की तरफ ऐसे करके ऐसे मान लो ये घूम रहा है, ठीक है, तो ये एक एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी बन रहा है तो इसमें पूछ रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो देखो याद करो आपको ये चीज़ पढ़ाया गया होगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ये राइट हैंड थंब रूल से होता है। तो अगर आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे अपने इस पॉइंट पे आपको अपना थंब रखना है, मतलब इस तरह से देखो इस पॉइंट पे अपना ऐसे थंब रखना है, जैसे मान लो एक कर्व है तो इस पॉइंट पे अपना थंब रखो, तो या तो ये बाहर आएगा, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, सपोज दैट समझो ये ऐसे घूम रहा है, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो आप यहाँ पे ऐसे थंब रखेंगे तो ये किधर आएगा, मेरे साइड में आएगा। और अगर मान लो उधर की साइड में घूम रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा हो जाएगा, उधर साइड में डाउन, ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे करना है। तो थंब रूल के हिसाब से किधर आ रहा है, इसका जो डायरेक्शन आएगा इस पॉइंट पे आएगा, देखो ई वाले पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो या तो इस पॉइंट से बाहर आएगा और या तो इस पॉइंट से अंदर की तरफ जाएगा, है ना, ई पॉइंट से या तो आगे आएगा या तो पीछे की तरफ जाएगा। तो इस केस में ये इसके एक्सिस पे हो रहा है, इसी वजह से इसका क्या होगा, रोटेशन एक्सिस पे होगा। बहुत बच्चा इसमें क्या कर देगा ना, इनवर्ड या आउटवर्ड रेडियस कह देगा। देखो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं कि इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है, और रेडियस यहाँ लिख रहा है, तो रेडियस के कभी भी इनवर्ड नहीं होगा, ये एक्सिस के आपका इनवर्ड आउटवर्ड हो सकता है, तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बोला द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, भाई किसको नहीं पता ये पैराबोला होता है, ठीक है। ये जो आपने बनाया यहाँ पे डायग्राम इस तरीके का, ये जो इस तरीके का हमने अभी एक डायग्राम ड्रॉ किया था, ये क्या था, ये तो पैराबोला ही है ना। तो बोल रहा है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री कैसा होता है, पैराबोला होता है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में पैराबोला बोल दिया आपने, तो क्या हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे ही होता है। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ऐसे एक पैराबोला बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रहे चाहे ऑब्लिक रहे पैराबोला ही बनता है। ओके चलो आगे बात करते हैं। आगे बोल रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर, देखो यहाँ क्या लिख रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन बी गिव जीरो रिजल्टेंट। वो देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि कितने ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर होंगे जो जीरो रिजल्टेंट देंगे। यहाँ इक्वल वेक्टर की बात नहीं कर रहा है, अनइक्वल। देखो जीरो रिजल्टेंट कब होता है, नल वेक्टर जिसको बोलते हैं, यानी कि जीरो रिजल्टेंट कब होता है, या तो आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, या तो दोनों फोर्स इक्वल लगे। जैसे सपोज दैट मान लो इधर से एक फोर्स लग रहा है और इधर से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट में लग रहे हैं फोर्स, और ये दोनों फोर्स सेम है। मान लो ये वाला जो फोर्स है इसको F1 बोलते हैं, और ये वाला जो फोर्स है इसको बोलते हैं F2, और ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपस में सेम हो गया, है ना। तो जब ये दोनों सेम हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, जीरो मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, इक्वल वेक्टर नहीं बोल रहा है, हमें बोल रहा है अनइक्वल, बोल रहा है ये दोनों सेम नहीं है। तो ऐसा कितना को हमको वेक्टर ऐसा लेना पड़ेगा कि अगर ये दोनों सेम ना रहे, या 2 या 3 या 4 सेम ना रहे, तो हमें जीरो वेक्टर मिल जाए। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इसके केस में हमें मिनिमम 3 वेक्टर्स लेने होंगे। जैसे देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो ये 2 वेक्टर हो गए। अब मान लो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं a, ठीक, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं b, और हम सबको पता है कि इसका रिजल्टेंट, आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा होगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे आता है, ठीक है, इस तरीके से इधर जाता है। तो इसके अपोजिट अगर हम ले ले कुछ ऐसा, इसके अपोजिट अगर हम कुछ ले लें तो ये हमें जीरो वेक्टर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो ए और बी का, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बनता है ना, ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो देखो ये ऊपर वाला और अपोजिट वाला मिलकर क्या बना देगा, जीरो बना देगा। इस वजह से अगर ये 3 वेक्टर्स हम ले लें, ठीक है, 2 को हम सेम ऑर्डर में ले लें, 1 को डिफरेंट ऑर्डर में ले लें, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, जीरो मिल सकता। और ये तीनों के तीनों अनइक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं।
आगे बोल रहा था फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, इस चीज़ को ध्यान से समझो, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। बोल रहा फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? जब फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। यहाँ एक वर्ड आता है मोशन, बिना मोशन के तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा नहीं। तो देखो एक बॉडी है जिसको बोल रहा है ये रेस्ट पे रखा हुआ है भैया, ये रेस्ट पे है, तो चलो एक बॉडी है जिसको हम रेस्ट पे रख दिए। तो जब ये रेस्ट पे रहता है तो इसके नीचे एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम कहते हैं mg, तो नीचे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम mg कह रहे हैं, और ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना। तो ये रेस्ट पे, एट रेस्ट ऐसा होता है कि नहीं, एट रेस्ट ऐसा होता है, तो रेस्ट पे ऐसा है। अब बोल रहा है कि रेस्ट पे बताओ इस पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो भाई रेस्ट पे तो ये बैलेंस है ना फोर्स, नॉर्मल और mg इसका बैलेंस है, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। अगर हम इसको इधर मोशन देंगे, ये अगर हम इसको ऐसा इधर मोशन करेंगे तो इस वाले सरफेस पे एक फ्रिक्शन आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन मोशन तो हम दे ही नहीं रहे ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि बॉडी किस पे है, रेस्ट पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके चलो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। बोला 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg, 2 बॉडी हैं जिनके मास है 4 kg एंड 5 kg, एक्टेड अपॉन बाय अ सेम फोर्स, और दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स पे एक्ट कर रहे हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ हैवियर बॉडी इज, तो सिंपल सी क्वेश्चन है यार, बहुत ही टेंशन वाली बात नहीं है। बोला 2 बॉडी है, ठीक है, तो मान लेते हैं एक बॉडी है m1, इसका m1 कितना दे रखा है, m1 दे रखा है अपने को 4 kg, है ना, 2 बॉडी है, m1 दे रखा है 4 kg, और m2 कितना दे रखा है भाई, m2 जो दे रखा है, m2 दे रखा है 5 kg। ओके, तो m1 हो गया 4 kg, m2 हो गया 5 kg। m1 का जो एक्सीलरेशन है यानी कि a1 जो दे रखा है वो दे रखा है 2 kg, सॉरी 2 kg बोल रहा हूँ मैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन a1 का ऐसा दे रखा है, और a2 आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो a2 आपसे पूछ रहा है कि भैया ये क्या होगा, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहीं तो कुछ, हाँ देखो यहाँ देखो एक लाइन दिया, क्या बोल रहा है, सेम फोर्स। अगर ये लाइन नहीं देता ना तो ये बहुत ही टफ हो जाता है। यहाँ क्या बोल रहा है, सेम फोर्स, मतलब ये दोनों बॉडी पे सेम फोर्सेस लग रहे हैं, m1 पे और m2 पे, दोनों पे सेम फोर्स लग रहे हैं। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज़ करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम F1 निकाले भाई, तो F1 क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 4 इंटू ए, कितना है ए, देखो 2 है, तो यहाँ अगर हम करें 4 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन आ जाएगा। ओके, और इस तरह से अगर हम F2 निकालें, देखो ध्यान से, यहाँ हम क्या कर लें, यहाँ हम F2 निकाल लें, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपने पास कितना है 5, और A2 जो है वो मेरे को नहीं पता, तो A2 को मैं AX मान ले रहा हूँ, या A2 ही रहने देते हैं, है ना, A2 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास F2 कितना आ गया, F2 आ गया मेरे पास 5A2, कितना आ गया, 5A2 आ गया। ओके, तो अब हमें क्या बोल रहा है कि देखो फोर्स जो है वो दोनों सेम है, मतलब ये जो F1 फोर्स है और ये जो F2 फोर्स है, ये दोनों के दोनों फोर्स क्या है, सेम है। तो अगर ये दोनों सेम है, मीन्स ऐसा मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ कि भैया जो F1 है वो किसके बराबर है, F2 के बराबर है। तो इस केस में जो हमारा 8 न्यूटन है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 न्यूटन हमारा 5A2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, तो अगर मैं A2 यहाँ से निकालूँ तो A2 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5, और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 के आसपास आएगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या है, सी 1.6। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों फोर्स क्या था, सेम था, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था। तो आपको ना बस हिंट ढूंढना है, बाकी तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, बहुत ही सिंपल लेवल है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज, क्या बोल रहा है कि मास ऑफ बॉडी है, किसी भी बॉडी का मास है और वो इक्वल है रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो अगर देखो यहाँ पे अगर हम फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है मास, कोई मास ऑफ द बॉडी, तो ये जो अगर हम मास का हम फॉर्मूला निकालें तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू द एक्सेलरेशन। ठीक है, टू द एक्सेलरेशन, तो फोर्स बाय एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय एक्सेलरेशन को हम लोग कौन सा मास कहते हैं, क्या ये ग्रेविटेशनल मास है, नहीं। अगर ग्रेविटेशनल मास रहता तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा होता है ही नहीं, तो ये कैसा मास होगा, ये इनर्शियल मास होगा, इंटरनल मास भी नहीं, ये कैसा मास होगा, इनर्शियल मास होगा। तो इसको जल्दी से देख लेंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। बोला फायरिंग से पहले इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो यार
फायरिंग से पहले देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को पी से दिखाते हैं, पी वेक्टर से, और इसका जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, मास इंटू, थोड़ा सा ध्यान से, इसका फार्मूला क्या आता है, मास इंटू वेलोसिटी आता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि फायरिंग से पहले, तो देखो फायरिंग से पहले इनिशियल केस में वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो जो मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, फायरिंग से पहले मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, फायरिंग अभी गन है, बुलेट है, फायरिंग हुआ ही नहीं है, तो उससे पहले वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल सीधी बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। बोला एक्शन रिएक्शन जो है, एक्शन रिएक्शन जो पेयर होता है वो क्या ये एक बॉडी पे लगता है, ठीक है, क्या ये अलग अलग बॉडी पे लगता है, आर इक्वल एक्ट इन सेम डायरेक्शन, बोल रहा है इक्वली एक्ट होता है सेम डायरेक्शन में, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करता है या क्या ये अलग अलग बॉडी पे लगता है। तो आराम से समझेंगे। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, अगर एक बॉडी है ये अकेले रखा हुआ है तो इस पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होगा जब तक कोई दूसरा बॉडी ना आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक दीवार है, सपोज दैट ये एक वॉल है, मैं ऐसे कुछ दूसरा बॉल नहीं बना रहा हूँ, एक बॉल बना रहा हूँ, तो ये वाला जो बॉडी है जब इस पे जाके हिट करेगा तो ये वॉल जो है इसको अगेंस्ट उतना ही फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब जब तक दो बॉडी नहीं रहे तब तक तो एक्शन रिएक्शन आ ही नहीं सकता है। अकेले कौन किसको हिट करेगा, है ना, तो कोई एक बॉडी रहेगा तो दूसरे को हिट करेगा और दूसरा फिर इसको अगेंस्ट हिट करेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर जो होता है वो दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं इस चीज़ को सुधारूंगा, ये क्या जो हो रहा है ना, ये पता नहीं यार, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारेंगे। ये जो होता है ब्लिंकिंग जैसा होता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। चलो अब आगे बात करते हैं भाई, आगे क्या है। ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास है 100 kg और उसको 10 मीटर के हाइट से क्या करा जा रहा है, ड्रॉप कराया जा रहा है। तो बताइए उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो देखो सीधा सीधी बात है कि ये एक मान लेते हैं कोई हाइट है, ठीक है, ये एक हाइट है और ये हमारा अर्थ का सरफेस, ठीक। तो इस हाइट से कोई एक बॉडी को, कोई भी एक बॉडी को क्या करा जा रहा है, ड्रॉप कराया जा रहा है, नीचे की तरफ वो आ रहा है, ये जो बॉडी है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी हाइट पे था तो यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी था, है ना, और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसके अंदर क्या बढ़ते जा रहा है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है भाई। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से बात करें तो जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वही यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी था वही किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से बात करें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं mgh से, और काइनेटिक एनर्जी को किससे दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को दिखाते हैं हाफ mv² से, ठीक है। तो अगर मैं mgh निकाल दूं तो क्या मुझे हाफ mv² मिल जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन निकालना क्या है, निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, mgh। तो बताओ मास कितना दिया है, मास दिया है 100, है कि नहीं, और g कितना दिया है, g हमें सबको पता है 9.8 होता है, और आपका h कितना दिया है, h भी आपका 10 दिया है। क्या सब मीटर और केजी में है, यस सब मीटर और केजी में है। तो अगर हम इन सबको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 1000, है ना। तो इस चीज़ को अगर हम हटाएं तो ये हो जाएगा 9800, और एनर्जी है तो जूल होगा इसका ऐसा यूनिट, तो क्या हो जाएगा 9800 जूल। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन था। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो क्या कह रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसको हम लोग कैसा फोर्स कहते हैं, पहले तो ये समझो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड करे, किस पे डिपेंड करे, पाथ डिपेंडेंट हो, ठीक है, कि मतलब रास्ता अगर बदल गया तो ये फोर्स का वैल्यू भी बदलेगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को पाथ से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी कोई पाथ से मतलब नहीं है, ये मैग्नेटिक को भी पाथ से मतलब नहीं, ये लोग को मीडियम से मतलब होता है। पाथ से किसको मतलब होता है, फ्रिक्शन को, है ना। पाथ अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, पाथ अगर रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट हो, और वो कौन होते हैं,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ था, कॉन्सेप्ट बस बूस्ट करते चलो। ठीक है, और एक चीज़ और, इस वीडियो के बाद मैं आपको 2023 का मॉडल सेट पेपर, 2022 का मॉडल सेट पेपर, 2020 का, 2019 का, मतलब पिछले 5 साल का मॉडल सेट पेपर कराऊंगा। और जैक बोर्ड है ना, उन्हीं क्वेश्चंस को बस रिपीट करती हैं। तो अगर आप पिछले 5 साल का मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ लेते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपका आराम से फिजिक्स में अच्छा पेपर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बोल रहा है एक बॉडी है जो एक्ट हो रहा है, एक्ट अपॉन बाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक बॉडी है जो 50 न्यूटन की फोर्स से एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, और उसको डिस्प्लेस किया 10 मीटर के डिस्टेंस से इन डायरेक्शन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो देखो यहाँ पे सिंपल सीधी बात देखो भैया, आपको क्या दे रखा है, आपको फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन, है कि नहीं, फोर्स दे रखा है 15 न्यूटन। ओके, अब उसके बाद जो आपको डिस्टेंस दे रखा है यानी कि एस दे रखा है आपको 10 मीटर। ठीक है, एस दे रखा है 10 मीटर, और जो आपको थीटा दे रखा है वो थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये मैंने नोट्स में भी पढ़ाया है कि कोई भी अगर मास बॉडी है इस तरीके का, सपोज दैट मास बॉडी, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, सपोज दैट इस पर एक इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, और ये फोर्स 50 न्यूटन का है, ये कितने न्यूटन का है, ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेस हो रहा है इधर के डायरेक्शन में, और जब ये डिस्प्लेस हो रहा है तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और कितने एंगल पे ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये हो रहा है 60 डिग्री के एंगल पे। तो पूछ रहा है कितना वर्क डन होगा। तो भाई आप सबको पता है कि जो वर्क डन है एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट यानी कि एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, है ना, डॉट प्रोडक्ट यानी कि कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि साइन थीटा। तो इस हिसाब से वर्क डन क्या हो गया, ये हो गया एफ एस कॉस थीटा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखो एफ एस कॉस थीटा आ गया। अब एफ का वैल्यू डालो, एफ का वैल्यू कितना होता है, एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है हमें 50 न्यूटन। ठीक है, और एस कितना है, एस है हमारा 10। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो कॉस है, कॉस कितना दिया हुआ है, कॉस हमारा कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, है ना। तो 50 और 10 इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा आपका 500 के बराबर, और यहाँ से आगे आपका 1/2। तो इसको अगर आप कटम कुटम करोगे तो कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए आपका 250 के आसपास। अरे जल्दी आ यार, हाँ ये कितना आ जाएगा 250 के आसपास। तो वर्क डन है तो जूल हो गया इसका यूनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज बाय द बैलेट डांसर। देखो ये बैलेट डांसर नहीं है, ये बेली डांसर होना चाहिए ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस। तो जो बेली डांसर होती है ना, जो वो बेली डांस करती हैं, तो उनका क्या होता है ना, बेली डांस में आप देखोगे कभी हाथ उनका फैलता है कभी, और कभी हाथ उनका बीच में ऐसा सेंटर पे आ जाता है, कभी फैल रहा होता है कभी सेंटर पे आ रहा होता है। तो जब वो फैलता है ना तो उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाता है, घट जाता है ना। बहुत बार आपने देखा होगा चेयर पे भी बैठते हैं ना हम लोग, जो रोटेटिंग चेयर होता है, तो उस पर अगर हम हाथ को ऐसे फैला लें तो वो हम लोग बहुत जल्दी रुक जाते हैं, और अगर हम हाथ को सिकुड़ लें तो हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक घूमते हैं। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि जो बेली डांसर होती हैं वो अपने परफॉर्मेंस के समय किस चीज़ का यूज़ करती है, तो वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का काम करती है, उस पर काम करती है ना। कभी वो अपने हाथ को फैलाती हैं, कभी अपने हाथ को ऐसे सामने करती है। जब हाथ को फैलाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, जो सामने करती है ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये सारे चीज़ें हैं, इस चीज़ को बस आप ध्यान से देखें। फिर बोल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, हाँ स्लाइड कभी कभी हो जाता है। हाँ, तो क्या है, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द रोटेशनल एनालॉग। जो टॉर्क एक्ट होता है रोटेशनल एनालॉग में, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोल रहा है कि रोटेशनल एनालॉग है, मतलब कोई चीज़ है जैसे ये है ऐसे, इसमें रोटेशनल एनालॉग हो रहा है, तो मतलब इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या लगता है, फोर्स ही तो लगता है ना भाई, और कुछ थोड़ी ना लगता है। यहाँ वेलोसिटी थोड़ी ना लगाते हैं या काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना लगाते हैं। तो ये अगर ऐसे करके रोटेट हो रहा है, ठीक है, एनालॉग में इस तरह से ऐसे करके टॉर्क लग रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी बिकम जीरो एट। बोल रहा है कि जो जी का जो वैल्यू है वो जीरो कब होगा। तो देखो जी का वैल्यू अगर देखें ना, तो जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हालांकि हमारा अर्थ ऐसा होता नहीं है,
हमारा अर्थ का शेप अलग होता है, लेकिन हमें फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है कि स्फेरिकल मान के पढ़ लो। तो हमारा जो अर्थ है, हमने पढ़ा है कि इसके सरफेस पे भी कुछ ग्रेविटी होता है, कुछ हाइट पे भी होता है और कुछ डेप्थ पे भी होता है। तो बोल रहा है कि जीरो कब होगा, तो देखो जीरो तब होता है जब इसके एक्सिस, माने ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन से कोई लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, और इसके सेंटर के करीब हम अगर रख दे रहे हैं, माने सेंटर पे रख दे रहे हैं, तो इसका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ डायमीटर। देखो ये अगर पूरा चीज़, इस पूरे चीज़ को हम अगर डी मान ले, इस पूरे चीज़ को अगर हम डी मान ले, तो ये जो आधा वाला पार्ट है ये क्या हो गया, डी बाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई टू। तो हमें क्या बोल रहा है, द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन होना चाहिए कि ऐसा डेप्थ जो आधा हो डायमीटर का, क्योंकि जब आधा करेंगे तो ये बेसिकली सेंटर पे आ गया, और सेंटर पे क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझें। तो हाफ डायमीटर में डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस, हाफ ऑफ द रेडियस नहीं होगा तो हाफ ऑफ द डायमीटर होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, आगे है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग यू से दिखाते हैं, और उसका फार्मूला होता है माइनस ऑफ जी एम एम। अब देखो ये जो एम है ना, एक एम होता है कैपिटल एम जो कि हमारा अर्थ का होता है, ठीक है, और एक एम होता है जो हमारा मास ऑब्जेक्ट, कोई भी मास ऑब्जेक्ट का जिसका हम चेक कर रहे हैं उसका होता है। तो ये मैं कैपिटल थोड़ा सा, हाँ इसको मैं कैपिटल एम ऐसे लिख देता हूँ, और ये स्मॉल एम, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर नहीं होता, ये आर होता है, और ये माइनस में होता है क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी ये काम कर रहा होता है। तो बोला मैक्सिमम कब होगा, तो भैया देखो मैक्सिमम तब होगा क्योंकि देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको थोड़ा सा आराम से समझो, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेडियस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये रेडियस को बढ़ाएं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और ये कभी भी मत सोच लेना बाबू कि ये वाला जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा कि वर्क डन टू कैरी मास ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड अ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो इन्फिनिटी से जब लाते हैं ना तो वो वाला आर को यहाँ दिखा रहा है। तो देखो आर जब बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यू हमारा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये साइन कैसा है, माइनस है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझो, तो जितना ये वैल्यू घटेगा उतना ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जितना ये वैल्यू बढ़ेगा उतना ये वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि माइनस है, माइनस में उल्टा देखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कम कब हो सकता है, सबसे ज़्यादा कम जो जीरो पे होगा, और जीरो कब होगा, जब नीचे क्या आर जो है, आर क्या हो, इन्फिनिटी हो, तब ऐसा होगा। तो ये एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर हम u इज इक्वल टू, ये हमारा जो फार्मूला बन रहा है जी एम एम बाय, ये जो नीचे r बन रहा है ना भाई, इस r को हम अगर इन्फिनिटी रख दें तो हमारा u का फार्मूला क्या आ जाएगा, जीरो, और यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि माइनस है, माइनस में अगर हम बढ़ाएं भी वैल्यू तो जितना बड़ा होते जाएगा उतना वो छोटा होगा, है ना। इसीलिए माइनस में सबसे बड़ा अगर करेंगे, सबसे ज़्यादा अगर u होगा तो वो जीरो पे होगा। तो इस, और जीरो कब होगा, जब हम इन्फिनिटी लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन भी हमने बना लिया। चलो अब आते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। टाइम पीरियड किस पे इंडिपेंडेंट होता है, तो देखो टाइम पीरियड को कोई भी मास हो उससे मतलब नहीं है, रेडियस पे होता है। बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, इंडिपेंडेंट पूछा है तो रेडियस पे बोल रहा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जैसे मतलब नहीं उसको, तो रेडियस से मतलब है, मास और रेडियस पे मतलब है, नाइदर मास ऑफ सैटेलाइट नॉट द रेडियस, नहीं इसमें रेडियस पे मतलब है। यहाँ भी देखो रेडियस से मतलब है, और यहाँ भी देखो रेडियस से मतलब है, तो इस मास ऑफ सैटेलाइट से मतलब नहीं होता इसको। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। आपने कीपलर्स थर्ड लॉ भी पढ़ा होगा ना, तो उसमें लिखा हुआ था टाइम पीरियड जो होता है। चलो अब आगे बोलते हैं, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच वायर। जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर होता है किसी स्ट्रेच वायर में वो क्या होता है, तो देखो इलास्टिक एनर्जी जो होता है ना, सबसे पहले उसकी हम लोग फार्मूला को बात करते हैं। तो देखो इलास्टिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ये होता है फार्मूला, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये होता है फार्मूला। तो देखो अगर हम देखें तो हमें यहाँ ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, हमें कुछ अजीब सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रेस का स्क्वायर बाई ये वाई। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यंग मॉडुलस के टर्म में आंसर दिख रहा है। तो अगर हम यंग मॉडुलस को देखें तो यंग मॉडुलस जो हमारा होता है वो क्या होता है, यंग मॉडुलस हमारा होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, यही होता है,
है ना, ये क्या होता है हमारा यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो देखो यहाँ सारा ऑप्शन स्ट्रेस में है, तो हम क्या करेंगे ना, स्ट्रेन को चेंज कर देंगे। तो जब हम स्ट्रेन को चेंज करेंगे तो स्ट्रेन कैसा चेंज होगा, देखो ये हो गया स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को अगर हम चेंज करें तो ये बन जाएगा स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, है कि नहीं। तो ये बन गया स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया हाफ, ये अपना स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन को मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। तो देखो ये स्ट्रेस स्ट्रेस मिलेगा तो बन जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा यंग मॉडुलस। तो ओवरऑल फार्मूला क्या आएगा, ओवरऑल फार्मूला आएगा हाफ इनटू स्ट्रेस का स्क्वायर, क्या आएगा स्ट्रेस का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वाई, यानी कि यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहीं है, देखो हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई मतलब यंग मॉडुलस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो हमने 23 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया। चलो आगे बात करते हैं भैया, आगे क्या है 23 के बाद 24 होना चाहिए था ना, हम कहाँ चले गए भाई। हाँ देखो 24, ये क्या, देखो बोला द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल इज कॉल्ड। बोला द ब्रेकिंग स्ट्रेस, एक ऐसा पॉइंट जिसपे वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्या होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो उसका क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसका क्षमता होता है, उस क्षमता के बाद वो क्या हो जाएगा ब्रेक कर जाएगा, है ना, तो वो उसका टेंसाइल स्ट्रेस होता है। ये सब याद करने वाली बातें। बोला द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड गैसेस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो विस्कोसिटी है ना भाई, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी मतलब होता है कि जो लिक्विड है वो कितना उसके अंदर चिकनापन है, जैसे मोबिल ऑयल, जैसे मान लो पानी है, ठीक है, और ऑयल है, तो पानी और ऑयल में किसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी और ऑयल में बेसिकली ऑयल का विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा चिकना है, ज़्यादा चिपचिपा है, और पानी उसके कम है। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कौन कितना चिकना है, ठीक है, मतलब चिकना मतलब वो कितना स्मूथ है, कितना स्लिपरी है। तो जो हमारा मोबिल होता है ना, मोबिल बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हम मोबिल को डालते हैं, जो गाड़ी में डालते हैं मोबिल, तो वो बेसिकली काफ़ी मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्म होता है, जैसे जैसे गाड़ी चलता है, हीट होता है, गर्म होता है, तो वो क्या होता है पतला होते जाता है। तो हमें कुछ दिन के बाद मोबिल चेंज कराना पड़ता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए डाला जाता है। तो विस्कोसिटी जो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, पहली बात विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ओहो देखो विस्कोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। भैया अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, विस्कोसिटी घटेगा। और दूसरा होता है एडल्टरेशन पे। एडल्टरेशन मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडल्टरेशन का मतलब होता है किसी जैसे मान लो विस्कोसिटी अगर तुम्हें चेंज करना है, तो किसी लिक्विड में अगर तुम किसी दूसरे लिक्विड को मिला दे रहे हो ना, तो वो हो गया उसका एडल्टरेशन। तो एडल्टरेशन करने पे विस्कोसिटी बढ़ता है, ठीक है, जैसे पानी में तुम कुछ मिला रहे हो जो उसमें सॉल्युबल है, तो एडल्टरेशन करने से विस्कोसिटी बढ़ता है। एडल्टरेशन बढ़ाओगे विस्कोसिटी बढ़ेगा। तो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ये दोनों चीज़ को याद रखना आप लोग। चलो आगे बात करते हैं। वाटर कैन राइज अप टू द हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब इफ ट्यूब इज कट टू द हाफ इट्स साइज। द वाटर इन द ट्यूब ओवरफ्लो, नॉट ओवरफ्लो, नॉट राइज, नन ऑफ दिस। देखो राइज तो करेगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का, सपोज दैट इस तरीके का है, थोड़ा सा ड्राइंग में गड़बड़ी हो रहा है, इस तरीके का मान लो ऐसा ट्यूब रहता है, ठीक है। तो इसमें मान लो कुछ लिक्विड लेयर यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको बोल रहा है कि इसको क्या किया, कैन राइज अप टू द हाइट इन द कैपिलरी ट्यूब इफ ट्यूब इज कट तो हाफ। इस ट्यूब को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो जब इसको कट कर देगा तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा, ये जो लिक्विड है ये अपने भले हाइट को अब ऊपर नीचे कर लेगा, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब है, इसमें क्या होता है ना, इधर से अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो ये वाला लिक्विड ऊपर चला जाएगा। तो इसमें अगर हम कट कर दें तो ये ओवरफ्लो तो नहीं करेगा, इतना कंफर्म है। तो ये नॉट ओवरफ्लो होगा, राइज करेगा लेकिन ओवरफ्लो नहीं करेगा भैया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे हमारे सामने आ गया 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है एक सर्कुलर पिलर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 60 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब स्क्वायर ही होगा, क्रॉस सेक्शन है। पूरा सपोर्ट किया गया उसको 60 kg के वेट से। तो बताइए उसका प्रेशर कितना लग रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है भाई, 60 × कितना 10⁻³ है ना, मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। और इसका वेट कितना दे रखा है, वेट नहीं, सपोर्ट अ वेट ऑफ, तो ये मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, मास दे रखा है 60 kg का,
ना, क्योंकि अगर वेट देता तो यहाँ यूनिट न्यूटन रहता। वेट भले लिख दिया लेकिन ये वेट इज़ अ फोर्स, अगर वेट सही में वेट रहता तो यहाँ यूनिट न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मास है इसलिए केजी में लिखा हुआ। तो बड़ा प्रेशर क्या झेलेगा ये, तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, है कि नहीं। तो देखो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया एरिया। तो बताओ मास कितना दे रखा है हमें, मास दे रखा है हमें 60 kg, ठीक है भाई। और एक्सीलरेशन, यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि कोई भी पिलर है तो ग्रेविटी की वजह से ही तो है उस पर एक्सीलरेशन लगेगा ना, नीचे की साइड में। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 9.8 हो गया यहाँ पे एक्सीलरेशन। और यहाँ जो एरिया हमें दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 60 इंटू में 10⁻³ है ना। तो देखो अगर हम यहाँ से देखें तो ये 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9.8 और 10⁻³ नीचे से ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का आएगा 9.8 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेशर का यूनिट होता है ना, पास्कल भी रहता तो आप मार सकते थे। चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वाटर का एक एनालोमस प्रॉपर्टी होता है कि अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस से किधर चला जाए, 4 डिग्री सेल्सियस पे जाए, तो पहली बात तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी देगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर का कहाँ होता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैक्सिमम डेंसिटी देता है किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और सुनो जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ध्यान से समझो तो एकदम लॉजिक वाली बात है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो अगर देखें तो डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमें यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है, 0 से 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका वॉल्यूम कम होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 0 से 4 डिग्री में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज करेगा, क्योंकि डेंसिटी वहाँ पे 0 से 4 में डेंसिटी इंक्रीज करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और 4 डिग्री के बाद जैसे जैसे आप डेंसिटी बढ़ाओगे वैसे सबका वो चीज़ होते रहेगा, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। तो ये एक एनालोमस प्रॉपर्टी, ये सारे मैंने नोट्स में अपने पढ़ाए हैं, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरियल एक्सपेंशन। देखो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, लीनियर वॉल्यूम और एरिया एक्सपेंशन। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से समझे ना तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। देखो लीनियर को बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और एरियल को बोलते हैं बीटा, ठीक है, और वॉल्यूम को बोलते हैं गामा। तो आप ऐसे याद रखो अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा का रेशियो होता है 1:2:3 होता है। इसको आप एकदम ऐसा ट्रिक में याद रख लो, अल्फ़ा बीटा गामा रेशियो होता है 1:2:3। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है लीनियर वॉल्यूम एंड एरियल। तो बाबू देखो लीनियर इसको बोलते हैं लीनियर, ये जो अल्फ़ा तुम्हें दिख रहा ना ये होता है लीनियर, ठीक है, ये लीनियर है। और ये जो बीटा है ना ये होता है एरियल, क्या होता है, ये एरियल होता है। और ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम। तो हमें क्या बोल रहा है, पहले आएगा लीनियर, फिर आएगा वॉल्यूम, फिर आएगा एरियल। तो कुछ नहीं, मतलब पहले आएगा अल्फ़ा यानी कि लीनियर, दूसरा आएगा वॉल्यूम, तीसरा आएगा एरियल। तो देखो अल्फ़ा के लिए क्या था, मैंने क्या बताया था 1, तो अल्फ़ा के लिए क्या रख देंगे यहाँ, इसके नीचे क्या रख देंगे 1। और गामा के लिए क्या रखा था, मैंने गामा के लिए 3 रखा था, तो इसके यहाँ रख देंगे क्या 3। और बीटा के लिए क्या रखा था 2, तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या आना चाहिए ऑप्शन 1:3:2, ठीक है। इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने अपने नोट्स में कराया है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को कराया है, जो भी मैंने क्लास कराया है। तो इस चीज़ को मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कर रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि हमें और भी चीज़ें देखनी है, तो इस चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। खैर आगे देखते हैं। बोला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ज़्यादातर टेम्परेचर के बारे में ही पता चला था। हमें ये बताया गया था कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये इसमें जो कांस्टेंट आता है ये टेम्परेचर ही होता है, जो बहुत मेजर रोल एक्ट करता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो टेम्परेचर के बारे में बताया गया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि जीरोथ लॉ नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया था, कि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाया गया था। किसके कॉन्सेप्ट को समझाया गया था, इंटरनल एनर्जी। तो याद रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी के बारे में समझाया गया था, और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर के बारे में समझाया गया था। ओके चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, आगे बोल रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब्स द मेयर फार्मूला। तो देखो भाई मेयर्स फार्मूला का ये वाला रिलेशन होता है, इसको आप याद रख लें, सी पी माइनस सी वी, सॉरी सी वी माइनस सी पी, नहीं सी पी माइनस सी वी होगा, सी वी माइनस सी पी नहीं होगा, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो बहुत ही कन्फ्यूजिंग था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका सी पी माइनस सी वी, ऑप्शन नंबर, देखो सी भी माइनस सी पी मत करना, अभी मैं वही कर रहा था, सी पी माइनस सी वी, है ना। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी को उसको बोलते हैं, सीपी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर, आर यानी कि एक कांस्टेंट आता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसको मेयर साहब ने बताया था, तो ये मेयर फार्मूला का एक रिलेशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला गया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला गया था कि जैसे मान लो एक कोई कंटेनर है, आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है इसमें। तो एक कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में अगर मान लो हम कोई भी हीट दे रहे हैं, तो कोई भी जो हम हीट दे रहे हैं वो क्या दे रहे होते हैं, हम डी क्यू दे रहे होते हैं, है ना, कोई हीट दे रहे होते हैं। तो इस डी क्यू से क्या होता है, इस डी क्यू से इसके अंदर क्या होता है, पहले इसके अंदर कोई इंटरनल एनर्जी जो होता है इसका बढ़ता है, डी यू, यानी कि इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है, और प्लस में इसके साथ कुछ वर्क डन होता है ना, क्या होता है, वर्क डन होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोला था कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो देखो डी यू तो एज इट इज़ है, लेकिन ये जो वर्क डन है उसको हम लोग पी इंटू डी वी भी लिख सकते हैं, ये भी मैंने डिराइव करके बताया था। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी लिख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए ऐसा ही कुछ हमें बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये डिस्क्राइब करवाता है। ओके भाई, चलो अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आ जाते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखो भाई जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना मॉलिक्यूल्स का, अब मैं आगे की ऑप्शन पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधी बात है, कोई भी मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली नहीं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। चलो आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ए गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस कोई भी गैस कब बनता है, जब प्रेशर उसका क्या हो, लो प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, लो प्रेशर होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तो इस चीज़ को याद रखना, कोई भी रियल गैस आइडियल के तब बनता है, आइडियल एक्चुअली बनता नहीं है, आइडियल के करीब तब जाता है जब उसे हाई टेम्परेचर दिया जाए और लो प्रेशर पे रखा जाए। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर खोजो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, देखो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। चलिए आगे देखते हैं भाई, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये वाला पॉइंट है ना। एसएचएम भी मैंने पढ़ाया है, इस चीज़ को भी मैंने बताया, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन को बताता है। ऑप्शन 36 में देखते हैं, एक चाइल्ड है जो स्विंग कर रहा है, स्विंगिंग ऑन अ विंग इन सिटिंग पोजिशन, स्टैंड्स अप एंड देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी। बोल रहा है कि जो टाइम पीरियड होगा स्विंग का वो क्या होगा। तो देखो स्विंग यानी कि क्या बोल रहा है, देखो सीधा सीधी बात है, एक मान लो झूला है, ठीक है, ये इस तरीके का एक मान लो झूला है, थोड़ा सा डायग्राम पे मत जाना आप लोग, ये समझाने के लिए बस मैं कर रहा हूँ। एक झूला है, ठीक है, इस झूले पे एक बच्चा है, पहले वो बैठा हुआ था, समझो वो बैठा हुआ था। तो जब ये बैठा हुआ था तो ये ऑसिलेट कर रहा था, आगे पीछे ऑसिलेट, इस तरह से ये आगे और पीछे की तरफ डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था। अब क्या हुआ कि ये बच्चा जो है ये खड़ा हो गया, इस झूले पे ये बच्चा खड़ा हो गया, करतब दिखा रहा है ये, ठीक है। तो जब ये खड़ा हो गया इस तरीके से तो देखो भाई ये खड़ा हो गया, तो इस केस में बोल रहा है कि किसमें इसका टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, किस केस में, जब ये खड़ा हो गया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज की इंक्रीज। तो देखो एक बात बता रहे हैं, जब ये बैठा हुआ था तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे था, नीचे होगा कहीं, और जब ये खड़ा हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर हो गया। तो अगर हम देखें तो हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, ये होता है। मतलब ये 2 पाई तो कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है ना। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड घटेगा। तो देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो ये लेंथ जो है, ये लेंथ बड़ा होगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ कहीं आ रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका लेंथ जो है ना ये थोड़ा छोटा होगा यहीं तक। तो हम अभी क्या बोले कि ये रूट के अंदर है, तो अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड घटेगा।
तो इस केस में क्या हो रहा है, लेंथ घट रहा है, तो लेंथ घट रहा है तो हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होना चाहिए, है ना। क्या बोल रहा है, ए चाइल्ड इज स्विंगिंग ऑन अ विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड्स अप, जब ये अप हो गया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ स्विंगिंग विल बी डिक्रीजेस, क्योंकि इसका लेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। लेंथ छोटा हो गया तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, सॉरी लेंथ छोटा हो गया तो टाइम इंक्रीज करेगा पहले वाले के मुताबिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई कितने क्वेश्चन और रह गए, 4 क्वेश्चन और रह गए ना, हाँ चलो जल्दी से देखते हैं। तो देखो द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज एयर, इन एयर क्या है, इस साउंड प्रोपगेशन का जो फेनोमेना है उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। लेकिन इस एडियाबैटिक प्रोसेस को किसने बताया था, ये लैपलेस ने बताया था, है ना। लैपलेस करेक्शन के थ्रू हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था। लेकिन अगर न्यूटन के हिसाब से देखें ना तो न्यूटन के हिसाब से ये कैसा प्रोसेस था, न्यूटन के हिसाब से आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो साउंड प्रोपगेशन इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में जब क्या होता है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। एक लॉन्ग स्प्रिंग है जिसको 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच किया जा रहा है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी है V। वही स्प्रिंग को स्ट्रेच किया 10 किलोमीटर तक, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखो जो स्प्रिंग होता है ना उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे V से दिखाया है, एक्चुअली में U से दिखाते हैं लेकिन यहाँ V से दिखाया है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ kx²। और ये जो k है ना ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट अपना क्वेश्चन में दिया रहता है, अभी फिलहाल नहीं दिया है। तो हाफ, अब यहाँ पे देखो जो k है एज इट इज़ लिख देते हैं, और x जो है ना पहले क्या बोल रहा है 2 किलोमीटर है, तो भैया ये 2 किलोमीटर का स्क्वायर कर देना है। तो ये करेंगे तो ये 2 और यहाँ से स्क्वायर इसका कटेगा, मतलब जैसे 4 आएगा और 4 को 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2k के आसपास में आएगा। तो v हमारे सामने क्या आ गया, 2k आ गया, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान से समझे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको बोल रहा है कि ये जो है ना इसको 10 किलोमीटर कर दिया, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ k, और x के जगह पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, जब ये 10 का स्क्वायर बनाएंगे तो v इज इक्वल टू हाफ k, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 100, ठीक है। तो जो 100 है ये 2 से कटेगा, जल्दी आ भाई, हाँ 2 से जब ये कटेगा तो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो यहाँ जो v डैश आएगा, v डैश क्योंकि बाद में 10 किलोमीटर हो गया, तो ये जो v डैश आएगा वो v डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50k के आसपास, ठीक है। और हमारा जो v आया था वो कितना आया था, 2k के आसपास। तो v डैश इज इक्वल टू, क्या मैं इस 50k को ऐसा लिख सकता हूँ, 2k इंटू में 25, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है कि नहीं। देखो 2k इंटू में 25 बेसिकली 50k ही आ जाएगा। तो ये जो 2k है ये 2k किसके बराबर है, v के बराबर है। तो इसको मैं v लिख दूंगा, v इंटू 25। तो मतलब ओवरऑल आंसर क्या आएगा, v डैश जो हमारा आया वो v डैश हमारा 25v आ रहा है। तो क्या यहाँ पे 25v कहीं है, यस ऑप्शन नंबर डी 25v, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं। इन स्ट्रेच स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इज द रेशियो ऑफ। देखो भाई एकदम बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हार्मोनिक के अगर रेशियो देखें ना तो बेसिकली 1:2:3 होता है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है इसमें, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पूछे डायरेक्ट 1:2:3। अब इसमें ऑड इवन का चीज़ भी होता है, मैंने साउंड वाले चैप्टर में ये चीज़ कवर किया है ना। जो भी बच्चों ने मेरे से पढ़ा है वो उनको पता होगा, तो आप एक बार जाके देखें, ज़रूर देखें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एकमात्र इकलौता वेव जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकता है, तो वो कौन सा वेव है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकता है, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ हमने 40 क्वेश्चन डन किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2023 के, देखो ध्यान से देखो मैं क्या क्या और कराने वाला हूँ, इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। 2023 का भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। 2020 का भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 2022 का नहीं कराऊंगा क्योंकि 2022 में टर्म 1 टर्म 2 आया था। तो 2021 का भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ 40 और 2019 का भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से 40 क्वेश्चन, यहाँ से 40 क्वेश्चन, और यहाँ से 40 क्वेश्चन, और यहाँ से 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल 160 क्वेश्चन, और इस वीडियो में 40 क्वेश्चन। मतलब टोटल आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, मात्र टोटल आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं ओनली। आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। इस 200 क्वेश्चन में आप अपने 11th के एग्जाम में आराम से 80% का रिजल्ट ला रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जैक बोर्ड यहीं से क्वेश्चन बनाता है,
ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है और इसी तरीके से चैनल में बने रहना है और अपने स्टडी को एकदम पीक पे रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।